हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विथ में स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपनी 2 क्लासेस ले चुके हैं, आज ये अपनी तीसरी क्लास है, तो आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी प्रश्न है आपके, ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने, तो इनको बढ़िया से आसानी से सॉल्व करेंगे। और एसएससी आपका रिपीटेड क्वेश्चन देती है, तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए। देखेंगे, अगर ये आपने क्वेश्चन कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका कोई भी स्टेट एग्जाम भी आसानी से निकल जाएगा। मैथ से रिलेटेड सारे इशू आपके खत्म हो जाएंगे। इनको करके दिखाइए। आपके स्क्रीन में पहला प्रश्न ये रहा, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में केवल ए ही कुछ धनराशि निवेश करता है। उसके 6 माह बाद बी ए से 2 गुना धन लगाता है। 8 माह बाद सी ए से 3 गुना धन, सर कितना, 3 गुना धन लगाता है। यदि वार्षिक लाभ 27,000 रुपए हो तो उनमें से सी का पार्ट हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि हम देखेंगे ए बी और सी, इनके धन का रेशियो देखें तो सबसे पहले देखें कि ए धनराशि, मान लेते हैं ए यदि एक्स लगाएगा तो बी उसी का 2 गुना लगा रहा है, लिखा हुआ है सर। तो यहाँ पर मैंने 2x लिख दिया और सी उसका 3 गुना लगा रहा है, तो ये मैंने 3x लिख दिया। लेकिन साथ में कितने कितने दिन के लिए लगा रहे हैं ये भी तो पता चले। तो ये देखेंगे पूरा ए कुछ धनराशि निवेश करता है शुरू में, प्रारंभ में, मतलब 1 वर्ष तक। 1 वर्ष मतलब 12 माह तक। तो क्या गुणा 12 नहीं होगा इसमें? 12 माह तक इसने अपनी धनराशि प्रस्तुत की। बी की बात करेंगे तो 6 माह बाद, मतलब इसने कितने माह तक अपना खर्च किया? 6 माह तक अपना निवेश किया। और जब सी की बात करेंगे तो 8 माह बाद। अब 8 माह बाद कितने माह बचेंगे? 1 वर्ष के लिए केवल 4 माह। तो सी ने कितने माह के लिए इन्वेस्ट किया? 4 माह के लिए। अगर इनका टोटल धनराशि निकाल लें तो इसने 12x रुपए इन्वेस्ट किया, इसने भी 12x इन्वेस्ट किया और इसने भी 12x इन्वेस्ट किया। अब इसी में ही आपका लाभ पूरा काउंट होगा। अब लाभ किस प्रकार से काउंट होगा? टोटल लाभ कितना है? 27,000 रुपए है। अब ये जो 27,000 रुपए है, ये 12x प्लस 12x प्लस 12x, इसी में ही तो 27,000 रुपए काउंट है। कहने का मतलब इन तीनों को ही तो बराबर बराबर धनराशि प्राप्त होगी, क्योंकि बराबर बराबर तीनों ने खर्च किया है। अगर इसका डायरेक्ट उत्तर निकालना चाहूं तो मुझे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि सबका जब बराबर बराबर है तो धन जो लाभ होगा वो भी बराबर बराबर होगा। तो 27 का डायरेक्ट 3 भाग में हम डिवाइड कर देंगे तो इसका भी 9,000 होगा, इसका भी 9,000 होगा और इसका भी 9,000 होगा। मतलब कहने का मतलब ए को भी 9,000 मिला, बी को भी मिला और सी को भी मिला, क्योंकि तीनों ने बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट किया है। और सीधा आपका कितना उत्तर आ जाएगा? 9,000 रुपए। लेकिन इसको अगर पूरी तरीके से सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर 12 इसमें से ऐसा कीजिए कि पूरा जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो 36x बराबर, यहाँ पर 27,000 लिखा हुआ है, तो x बराबर आपका होगा 27,000 डिवाइडेड बाई 36। अब देखेंगे न चौ को 36 होता है, न तो ये 27 होता है, मतलब 3,000 डिवाइडेड बाई 4। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सी को कितना लाभ प्राप्त हुआ। अब सी का पार्ट कितना है? 12x। तो क्या इसमें 12 का गुणा नहीं कर सकते हैं? कर देंगे तो ये 3 बार जाएगा, 3 त्रिकाई 9,000। ये तो आपका हो गया लॉन्ग तरीका। लेकिन आप अगर आसानी से करना चाहें तो ये सीधा सीधा रखा हुआ है, इसको आसानी से कीजिए और आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। हमने किया क्या? हमें यह देखना है कि कौन कितनी धनराशि खर्च कर रहा है, इसके अलावा कौन कितने समय के लिए लगा रहा है, क्योंकि समय का बड़ा महत्व होता है जब आपको किसी व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है 4 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 280 रुपए कमाते हैं। तो 12 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे? कितनी मजदूरी कमाएंगे, ऐसा कुछ प्रश्न है। तो देखेंगे, अब देखेंगे 4 मजदूर कितने दिन तक काम करते हैं? लगातार 8 घंटे काम करते हैं प्रतिदिन, और 5 दिन में 4 मजदूर 8 घंटे 5 दिन में काम करते हैं तो उन्हें कितना मिलता है सर? उन्हें आप बोलेंगे कि 280 रुपए मिलता है। उन्हें कितना मिलता है? 280 रुपए प्राप्त होता है। अब कितने मजदूरों को चाहिए? 12 मजदूर 4 घंटे काम करके 2 दिन में कितना रुपए कमाएंगे, हमें ये चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें कि यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। अब सॉल्व कैसे करेंगे? 8 पंच 40 और 4 सत्ते 28, 7 बार में गया, मतलब 4 की वैल्यू कितनी आई? 7। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलेंगे 7/4। ये क्लियर है? ठीक, अब कितना चाहिए हमें? चाहिए कितना हमें?
12 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 दिन में, 12 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 दिन में, 4 से ये 4 चला गया, 12 दूनी 24, 24 गुणे 7 करेंगे, 4 सत्ते 28 की 8, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 2 16, 168 रुपए क्या होगा कमाएगा। समझ रहे हो किस तरह का सवाल था, कैसा सवाल था, इसमें दिया क्या था, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ था, इसमें नॉर्मल सी बात बताई है उसने कि कितने रुपए कमाएंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे। क्या किया हमने, 4 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में कितना रुपए कमाते हैं, 280 रुपए। तो वहां से क्या मैं एक की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, हम बोलेंगे निकाल सकते हैं। जब आप एक की निकाल सकते हैं तो आप 12, 4 और 2 इन सबका मल्टीप्लाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इनका गुणा किया और निकाला तो 168 रुपए आ गया सर। देखेंगे ABC एक साझेदारी में व्यापार शुरू करते हैं। ए द्वारा पूंजी का 1/6 भाग, बी द्वारा 1/4 भाग, शेष सारा सी द्वारा होता है। ठीक है, ए कितना इन्वेस्ट करता है, ए बी और सी इन तीनों की बात करेंगे तो ए कितना खर्च करता है, 1/6 भाग, बी कितना इन्वेस्ट करता है, 1/4 भाग, और सी यहां पर लिखा हुआ है शेष पार्ट। ठीक, आगे पढ़ो। तो ए बी सी का वार्षिक लाभ किस अनुपात में होगा। अब भाई जिस अनुपात में तुम रुपए लगाओगे उसी अनुपात में भी तो तुम्हें लाभ होगा। अगर मैं कहूं कि आपका दोस्त राम और आप 10:5 में, ये आपका है रेशियो और ये आपके दोस्त राम का रेशियो है। आप 10 रुपए लगाते हैं, वो 5 रुपए लगाता है, और मान लीजिए आपको कुल लाभ होता है 30 रुपए का। कितने रुपए का होता है सर, 30 रुपए का। तो बताइए किसको कितना कितना लाभ होगा। जिस अनुपात में जिसने जितना रुपया लगाया होगा उसी अनुपात में भी तो लाभ होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि राम ने कम रुपए लगाए तो राम को ज्यादा लाभ होगा, कम ही तो होगा ना, क्योंकि आपने ज्यादा लगाया तो लाभ आपको ज्यादा, जो कम लगाता है उसको कम लाभ। तो क्या समझे, हम यही समझे कि जिसका जितना इन्वेस्टमेंट उतना उसको प्रॉफिट। ठीक है, तो भाई कोई बात नहीं। अब देखो इन्वेस्टमेंट कुछ इस प्रकार से है कि कुल पूंजी का 1/6 और 1/4 बी और ए का द्वारा हो गया, लेकिन सी का कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आप 6 और 4 का क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना निकल के आया सर, इसका एलसीएम आया टोटल 12। अब जब इसका एलसीएम 12 आया तो आप देखेंगे 12 को 6 से पहले डिवाइड कीजिए तो ए का निकलेगा, तो यहां से कितना निकला 2, तो यहां से ए का भाग कितना आ गया 2। अब जब बी की बात करेंगे तो आपके पास कुल था 12, 12 में से 4 भाग बी लगा देता है, तो यहां से पता चला वहां से 3 किसको मिल गया, बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 3 रुपए। अब देखो टोटल कितना रुपया था, 12 रुपए, 2 रुपए ए ने, 3 रुपए बी ने, इन दोनों ने 5 रुपए इन्वेस्ट किया, तो बचा हुआ 7 रुपए कौन इन्वेस्ट करेगा, सी। बात समझे या नहीं समझे। और जितना इन्वेस्टमेंट उतना प्रॉफिट, तो यही इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट सर कहाँ पे हो जाएगा, यही 2:3:7। कुछ नहीं था इसमें। इसमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया गया है, ए बी और सी तीनों के अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी का 1/6 और ए और बी का 1/6 और 1/4 दिया हुआ है। इनका एलसीएम लीजिए और सोच लीजिए कि वही पूरा इन्वेस्टमेंट है, और जो इन्वेस्टमेंट है 12 में से 1/6 किया तो 2 रुपए किसका निकला, ए का। इसी प्रकार से 1/4 किया तो 3 रुपए किसका निकला, बी का। और 12 रुपए में से 2 और 3 5 चले गए, बचा हुआ 7 सी का था। जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया उतना इनको प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और इसको करने का प्रयास कीजिए। करिए करिए भाई। 117 रुपए, 117 रुपए ए बी तथा सी में 1/2 भाग, 1/3 भाग और 1/4 भाग के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से इनको 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। इस गलती में उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ। ठीक, सबसे पहले इधर करते हैं जो बांट दिया गया, कैसे, गलती से, और जो बांटा जाना था मतलब जो सही है। तो जो गलती से कितना बांट दिया गया, 2 3 4। अब 2:3:4 था कुछ सर। ठीक है, अब कितना रुपए है ये टोटल है 117 रुपए,
117 रुपए। किसको? ए, बी और सी को। ठीक, अब देखो अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, 4 3 7 2 9, ये 9 रुपए किसके बराबर है? 117 के। तो एक बराबर किसके होगा? 13 रुपए के। ये क्लियर है बराबर मेथड के द्वारा। अब एक बराबर 13 के, तो ए को कितना मिला? 13 दूनी 26। बी को कितना मिला? 13 3 39। और सी को कितना मिला? 13 चौको 52। ये इनको इतना इतना रुपए क्या हुआ? गलती से मिला। कितना कितना रुपए? ये लिखा हुआ है इतना रुपए, ये इनको क्या हुआ? गलती से मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं जो बांटा जाना था। बांटा किस अनुपात में जाना था सर? 1/2, 1/3 और 1/4, कुछ इस अनुपात में बांटा जाना था। ठीक है, तो इसको प्रयास करते हैं कि कैसे इसको करेंगे। अब जब कभी आपको इस प्रकार से दिया हो फ्रैक्शन में और आपको रेशियो करना हो, क्या करना हो? आपको रेशियो निकालना हो, तब हम क्या करेंगे कि इसका लेंगे एलसीएम। सर क्या लेंगे? इसका एलसीएम। आप देखेंगे इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है? आप बोलेंगे सर इसका आ रहा है 12। 12 का ऊपर सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का यहाँ पर भी, 12 का यहाँ पर भी, 12 का यहाँ पर भी। अब जब इसका 12 का किया तो वहां पर आया 6, ए की वैल्यू, बी की आया 4 और सी की आया 3। मतलब ए, बी और सी ये रेशियो में कितना आ गए? 6:4:3। ठीक है, अब 6 4 10 3 13, और यही 13 टोटल कितने के बराबर है? 117 के। तो भाई 6 तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो ए को कितना मिला? ना छक्का 54 रुपए, बी को कितना मिला? ना चौको 36 रुपए, और सी को कितना मिला? नतिया 27 रुपए। क्लियर हो? देखो अब ये रियलिटी थी, ये धोखे से हो गया। अब बताओ प्रॉफिट किसको हो रहा है? यहाँ पर किसको लाभ हो रहा है? भाई ए को 26 रुपए मिला, ठीक है, और मिलना कितना चाहिए था? 54 रुपए। तो किसको सबसे अधिक लाभ हुआ? अधिक किसको लाभ होगा? अब देखो सी को कितना मिला? 52 रुपए, और मिलना कितना चाहिए था? 27 रुपए। तो देखो इसका डिफरेंस निकालो, 52 माइनस 27, 12 में 7 गए, बचा यहाँ पर 5, और यहाँ पर ये हो गया 4, 4 में 2 गए, बचा यहाँ पर 2, मतलब 25 रुपए। 25 रुपए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? किसको मिला? सी को क्या हुआ? अधिक, गलती से बांट दिया गया था तो अधिक लाभ किसको हुआ? सी को हो गया, क्योंकि उसने ये 52 रुपए पाया। कितना पाना कितना था इसको? केवल 27 रुपए पा गया, 52 रुपए, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट यही पा गया। बात समझ में आया नहीं समझ में आया? बोलो, आया ना? चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार का है सर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति बैंक में जमा अपनी प्रारंभिक राशि, शेष राशि को 20% निकालकर और फिर 500 रुपए जमा करता है। मतलब कहने का मतलब उसने कहा कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है कि बैंक में कुछ रुपए अपना जमा करता है, और जमा करने के बाद वो क्या करेगा? जमा करने के बाद वो क्या कर रहा है? उसका 20% निकाल लेता है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने कितनी राशि जमा किया है। ठीक है, अब उसने 20% निकाला और फिर 500 रुपए फिर उसमें जमा किया। 500 रुपए क्या किया उसने? फिर उसमें जमा किया, और फिर उसमें से शेष में से 8% निकाल लेता है। अब उसके पास यदि 4140 रुपए खाते में बचे हो तो उसकी प्रारंभिक शेष राशि क्या थी? अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे सर? इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे कि मान लेते हैं कि उसके खाते में x रुपए जमा थे। ठीक, x रुपए जमा थे। अब उसमें से उसने 20% निकाल लिया। अब जब इस x से 20% निकाल लिया तो बचा तो 80% ना, तो 80% मतलब बटे में 100 लग गया। ठीक, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए सर, अब फिर उसने क्या किया? इसमें 500 रुपए जमा कर दिया। अब क्या करता है? 500 रुपए उसमें क्या करता है? जमा कर देता है। ठीक, और शेष राशि में 8% फिर से निकाल लेता है। अब ये जो राशि है पूरी शेष राशि हुई, इसमें से फिर 8% उसने निकाल लिया, तो मतलब 8% निकाल लिया तो 92% बचा। इसका कि नहीं बचा? 92/100 कर सकता हूँ तो कि नहीं कर सकता हूँ? आप बोलेंगे सर आसानी से कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसके पास टोटल, अब यहाँ पर अंत में उसने बताया उसके पास 4140 रुपए खाते पर बचे हो, तो प्रारंभिक राशि कितनी थी? तो अब इसको कैसे करेंगे? अब देखो ये तो आपका पूरा बन गया क्वेश्चन। अब इसको आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो करेंगे कैसे? करेंगे कुछ ऐसे, किसको काटो 4 से, तो ये 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 9 4, और 4 3 12, और ये लग गया 0। 4 1 9 4, यहाँ पर 0 लगाया, 4 3 12, और बचा यहाँ पर 2, और ये हो जाएगा 4 5 20। सॉरी, ये यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था। अब इसको 23 से डिवाइड कीजिए, तो आप देखेंगे 23 चौको
4 3 बार के 2 हासिल लगा 1 और 9 92। 1 सेकंड, 4 बार में गया और यहाँ पे आया कितना 92, और 92 मतलब 11 बचे 23 पंचे, मतलब यहाँ से कितना आ गया 45। 45 आ गया। तो हम कह सकते हैं x का, इसको कर दीजिए 4/5, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4x/5। ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से ये जाएगा 2 से 5 बार में और ये 2 से 4 बार में। यहाँ आएगा 4x/5 प्लस यहाँ पर आएगा 500, और देखेंगे ये 100 उधर जा करके गुणे में आ जाएगा, तो ये 45 और 100, तो ये 4500 हो जाएगा। ठीक, 500 उधर जाके माइनस में आ जाएगा। 4x/5 बराबर यहाँ पर आएगा आपका 4000। ये 4000 आया, तो x बराबर आपका कितना आएगा, 4 से इसको काटिए, यहाँ पे बचेगा 1000, और 1000 में 5 जो का गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका उत्तर कितना सर, 5000। बोलो भाई, आया समझ में या नहीं आया? समझे? ये समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा, 5000 होगा। ये तो हो गया एक बेसिक मेथड, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। मैंने बताया है कि जब भी आपको ऑप्शन दे तो सरल वाला ऑप्शन उठाइए। हमने क्या उठाया, सरल वाला ऑप्शन उठाया। जब मैंने ये सरल वाला ऑप्शन उठाया, मान लिया कि ये इसका सेविंग अकाउंट में इतना रुपया इसका 5000 जमा था। अब 5000 में से 20% ये निकाल लेता है, तो अब 5000 में से 20% निकल गया, तो बचा कितना अब इसके पास, 4000 रुपये। अब 4000 रुपये में 500 जमा करता है, तो ये कितना हो जाएगा, 4500 रुपये। 4500 रुपये में अब फिर इसका 8% निकाल लेता है, बचा कितना, 92/100। 00 से 00 काटा। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखोगे तो ये डायरेक्ट इसका तुम्हें समझ में आ जाएगा, 92 गुणे 45 यही होता है 4140। तो आपका डायरेक्ट उत्तर 5000 आप आसानी से बना सकते थे। ये तो हो गया ऑप्शन से करने का, लेकिन ये इसका तरीका है, और ये इसका हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप इसका ऑप्शन से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रयोगात्मक परीक्षा में हरि ने कुल पूर्णांक के 80% से 8% कम अंक प्राप्त किए, ठीक, तथा राजीव ने कुल पूर्णांक के 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। फिर भी राजीव के प्राप्तांक हरि से 2 कम रहे। राजीव को प्राप्तांक में कुल कितने अंक प्राप्त हुए? एक है आपका हरि, एक है आपका राजीव, ठीक है। हरि जो कुछ मतलब एक पूर्णांक होता है किसी भी परीक्षा में, जो भी आपके टोटल नंबर होते हैं वो आपका पूर्णांक होता है, और प्राप्तांक वो होता है जो आप पाए होते हैं। हरि क्या करता है, हरि 80% अंक प्राप्त करता है, 80% प्राप्त करता है, और उसमें भी 8 अंक कम प्राप्त करता है। अब जब बात करते हैं इसकी राजीव की, तो 70% अंक प्राप्त करता है, 70%, और उसमें 5 अंक और अधिक प्राप्त करता है। फिर भी राजीव के 2 अंक कम रह जाते हैं। तो क्या मतलब समझे, अगर मैं प्राप्तांक मान लूँ x, क्या माना मैंने x का क्या हुआ 80%, 80/100, ठीक। 80/100 से 8 अंक कम प्राप्त किए। किसने? 8 अंक क्या किए, कम प्राप्त किए। ये जो अंक आए हैं ये आपके किसके हैं, ये आपके किसके हैं, हरि के। सर किसके हैं ये, हरि के। अब बात करते हैं राजीव की। तो राजीव की कहानी कुछ ऐसी है कि x जो पूर्णांक था उसमें से वो केवल 70% अंक प्राप्त करता है, लेकिन उसको 5 अंक और मिलते हैं, ठीक है। ये कौन है आपका, राजीव। अब देखो हरि और राजीव में फिर भी हरि के 2 अंक ज्यादा है, मतलब ये हरि के नंबर है, ये राजीव के नंबर है। अगर इनका डिफरेंस कर लो तो 2 बराबर हो जाएगा। तो क्या समझे, इसको मैं एक काम करता हूँ, 0 से 0 डिवाइड करता हूँ। अब देखो ये हो जाएगा 8x/10 माइनस 8। अब यहाँ पर माइनस लगाया क्योंकि ये थे आपके किसके, हरि के, राजीव के कम रहते हैं। 1 0 से 1 0, यहाँ पर बचा 7x/10 प्लस 5 बराबर 2 अंक शेष रह जाते हैं, 2 अंक फिर भी कम रह जाते हैं, इसलिए बराबर में 2 कर दिया माइनस करने के बाद। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व होगा। इसको पहले कुछ यहाँ से हटा देते हैं। 8x/10 माइनस 8 माइनस 7x/10 माइनस 5 माइनस प्लस माइनस हो गया बराबर 2। 5 8 13, 13 2 15, मतलब 8x/10 माइनस 7x/10 बराबर कितना है यहाँ पर 15। तो यहाँ पर 8 और 7 में चले गए तो बचा केवल x, और 10 का उधर चला क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये हो जाएगा x बराबर 150। क्या समझे कि पूर्णांक कितना मिला उसको, 150 उसका क्या था पूर्णांक, लेकिन पूछा क्या गया है, राजीव के प्राप्तांक कुल कितने हैं। अब देखो राजीव कितना पाया है, 70% में 5 अधिक। अब इधर थोड़ा सा देखेंगे, यहां पर बना लेते हैं कि राजीव कितना पाया, यहां देख लेंगे भाई। पूर्णांक कितना है टोटल 150, 150 में से वो कितने पाया, केवल 70%, और उसमें भी कितने अंक ज्यादा है, 70% के अलावा 5 अंक। इसको आप डिवाइड करेंगे, 15 सत्ते 105 प्लस 5 कितना हो गया 110, और यही क्या हो जाएगा आपका
आंसर। बात समझे कि नहीं समझे? सवाल में कुछ दम नहीं था, बस वो थोड़ा सा घुमा रहा है, तो इसको आसानी से कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते इसमें। पढ़िए सवाल। प्रबोध ने अपने धन का 1/4 राजीव को दे दिया। राजीव ने जो उसे मिला था उसका 30% संजय को दे दिया। यदि राजीव के पास शेष धनराशि और संजय को प्राप्त धनराशि में अंतर 700 रुपए है, तो प्रबोध के पास कुल कितना धन था? वीडियो को आप पुश किया करिए, इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। अगर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं ना, तो आपका इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा और आप आसानी से किसी कार्य को सीख जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आपके माँ बाप आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। अगर एक बात सोचिए कि अगर आपके माता पिता अपना कार्य करना छोड़ दें तो क्या आप खा पी पाएंगे? तो आपके पास भी सिर्फ एक ही काम है इस दुनिया में, और वो है सिर्फ पढ़ाई करना। अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आप अपनी ही नहीं, अपने घर वालों की ही नहीं, समाज में, जिस समाज में आप रहेंगे उसको तक बना लेंगे। इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए। आज के टाइम में ना इतना लड़का पड़ा हुआ है, पेट के एग्जाम को ही देख लीजिए, करीब 40 लाख लड़कों ने फॉर्म डाला था सर, समझ रहे हो ना? 40 लाख में भी खींच के 10 से 12 हज़ार वैकेंसी मिलती है, समझ रहे हो? तो मेहनत बहुत करना है, इसके बाद परिश्रम करने के बाद ही फल मिलना है। तो ये कंपटीशन धीरे धीरे आगे बढ़ता भी जाएगा, इसलिए जुड़े रहिए, लगे रहिए। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि प्रबोध ने अपने धन का 1/4 राजाई को दे दिया। मान लेते हैं कि प्रबोध के पास थे x रुपए, ठीक है? कितना रुपए था? x रुपए। इसको x से भी कर सकते हैं, कुछ संख्या मान के भी कर सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। प्रबोध ने अपने धन का 1/4 राजीव को दे दिया। प्रबोध के पास कितना था? मान लेते हैं x रुपए, ठीक? या फिर x, चलिए ठीक है, x से बता देता हूं। और फिर राजीव को उसने कुछ अपना धन दे दिया। कितना दिया? राजीव को निकाल देंगे। राजीव को उसने 1/4 मतलब 1/4x किसको दे दिया? राजीव को दे दिया। अब ठीक है, अब जो राजीव को धन मिला उसका 30% संजय को दे दिया। अच्छा, इस राजीव को जो x/4 मिला है इसका भी 30% उसने किसको दे दिया? संजय को दे दिया। तो ये x मानने से ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा कीजिए, आप कोई वैल्यू मानिए, उससे ज्यादा आसानी से आएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं तो निकाल दूंगा, लेकिन फिर आपको दिक्कत ना हो जाए, समझ में ना आए तो फिर यही बात हो जाएगी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं सर जी कैसा पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कीजिए, आप इसको कोई वैल्यू मानिए। मान लेते हैं कि प्रबोध के पास कितना रुपए है? 400 रुपए है। थोड़ी देर के लिए सोच लिया, प्रबोध के पास कितना रुपए है? 400। अब मैंने 400 इसलिए माना कि 400 आसान पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1/4 क्या है? राजीव को मिल जाता है। तो प्रबोध को जो मिला उसमें से 1/4 राजीव को मिला, राजीव को दे दिया कितना? 1/4। तो 400 का 1/4 जब करोगे तुम लोग तो पता चलेगा कि राजीव को मिला 100 रुपए, ठीक है? अब राजीव के पास शेष धन है, वो क्या लिखा हुआ है? उसका 30% उसने संजय को दे दिया। तो राजीव ने इस 100 का 30% किसको दे दिया? संजय को। तो संजय को कितना प्राप्त हुआ? संजय को प्राप्त हुआ 30 रुपए, क्योंकि उसके पास था 100 रुपए। 100 का 30% 30 रुपया होता है कि नहीं होता है? यदि राजीव के पास शेष धन, राजीव के पास जब उसने 100 रुपए में से 30 संजय को दे दिया तो शेष कितना बचा? इसके पास 70 रुपए, मात्र 70 रुपए, ठीक? और संजय को प्राप्त धन, इनका डिफरेंस, राजीव के धन और संजय का धन, जो हमारा डिफरेंस रियल में यहाँ पर 40 आया, उसकी वैल्यू अंतर कितना दिया है यहाँ पे? 700। इस 40 की वैल्यू कितना दिया है? 700। लगा दो बराबर मेथड तुरंत। जब 4 बराबर 70 के, तो 2 बराबर किसका हो जाएगा? 35 के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूछा क्या है? तो प्रबोध के पास कुल कितना धन है? प्रबोध यहाँ पर रखा हुआ है, प्रबोध के पास कितना धन है देखो। अब 2 बराबर 35, या फिर आप लिख लीजिए 1 बराबर 35/2, और तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? अगर मैं इसमें डबल जीरो लगा दूं तो भाई 100 नहीं, सॉरी 400। क्यों 400? क्योंकि यहाँ पर इसका धन प्रबोध का कितना है? 400। तो यहाँ पर 400 लगा दीजिए। 400 बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 400। तो यहाँ से किया तो ये निकला कितना? 200। तो 70 दूनी 35, और 35 से ये आपका सीधा 7000 उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 35 गुणे 200 आपका कितना होता है? 7000। बोलो आया या नहीं? समझ में आया?
बिल्कुल सवालों को आसानी से ही करता है एग्जाम विथ मी, इसीलिए इसकी पहचान है एग्जाम विथ मी। लगे रहिए साथ, जुड़े रहिए साथ, बढ़ते रहेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्सव में उपस्थित महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुष के आ जाने पर इसके अनुपात के पदों में क्रम में पारस्परिक परिवर्तन हो गया। मतलब पारस्परिक परिवर्तन का मतलब है कि यदि 1:2 है तो 2:1 हो गया। बात समझे? पद का परिवर्तन कुछ ये कहने का मतलब है। बात समझे? अगला, तो उपस्थित महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? ठीक, अब देखो, एक तरफ है आपकी फीमेल, कौन है? एक तरफ आपकी है फीमेल और एक तरफ आपकी क्या है? मेल। जब फीमेल की बात करते हैं तो इसका रेशियो है 3 और इसका रेशियो है 2। ठीक है, अब इसके अनुपात में ऐसा परिवर्तन तब होता है जब 20 पुरुष और अधिक आ जाते हैं। कितने सर? 20 पुरुष। तो मेल अगर जो 20 ठो और आ जाए तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3। कुछ ऐसा उसने कहा है, कोई दिक्कत? भाई हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा कि आपका जो रेशियो दिया हुआ था वो दिया हुआ था कुछ इस प्रकार से कि 3:2 में महिला और पुरुष का अनुपात था। क्या हुआ कि 20 पुरुष और आ गए तो यही अनुपात 2:3 हो गया। तो अब पूछ रहा है महिलाओं की संख्या, लेकिन अब एक समस्या वाली बात ये रही सर कि महिलाएं पहले 3 थी, अब ये 2 हो गई। महिलाओं में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, ना कोई महिला आई ना गई, तो 3 से 2 कैसा हो गया? तो क्यों ना हम क्या करें कि इस महिला को बराबर कर लें, क्योंकि 3 यहां पर थी और यहां पर 2 गई, ये तो कम हो गया। जबकि महिलाओं में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, आए तो पुरुष 20 है ना। तो हम क्या करें? बराबर करना तो सर हम बचपन से जानते हैं। कैसे? 3 यहां है 2 यहां है, तो यहां 2 का गुणा करा दो और यहां पर 3 का गुणा करा दो। अब क्या होगा? 2/3 फीमेल और मेल का रेशियो फिर निकल के आएगा। 2/3 6 और 2 दूनी 4, यहां पर 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9। क्लियर हो? अब देखो, महिलाएं पहले भी 6 थी, अब भी 6 हो गई। ये रेशियो की बात हो गई। हाँ, अब देखो पुरुष और महिला का ये देखिए, पहले के पुरुष 4 थे, अब कितने हो गए? 9। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? इनके बीच में डिफरेंस है सर 5 का। बात समझ रहे हो? इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का। और इस 5 की वैल्यू क्या दी हुई है? 20 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो प्रारंभ में महिलाएं कितनी थी? प्रारंभ में महिलाएं कितनी थी? 6। तो 4 6 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24। ये इसका उत्तर हो गया। क्या किया मैंने कुछ ऐसा किया कि देखो, महिला और पुरुष का अनुपात दिया था 3:2, इसमें 20 पुरुष आ गए। जब इसमें सर 20 पुरुष आ गए तो इनका अनुपात कितना हो गया? 2:3। ये मक्खियां अलग परेशान किए हुए हैं। कितना हो गए? 2:3। अब देखो, महिलाएं पहले 3 थी, अब कितनी हो गई? 2। महिलाएं तो ना घटी ना बढ़ी। जब नहीं घटी और नहीं बढ़ी तो ये बताओ, तो ये कैसे अंतर हो गया? अब इसको अंतर को बराबर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? आप बोलेंगे करना पड़ेगा। तो 3 जब यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 का गुणा करा दो, यहाँ पर 3 का करा दो, तो 6 महिलाएं आ जाएंगी। पुरुष कितने हो गए? 4 से 9, मतलब कितने का डिफरेंस आया? 5 का। और यही 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 दी हुई है। तो एक की वैल्यू 4 और 6 चौको 24, आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। इस प्रकार से क्या होगा? सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2 कारीगर ए और बी किसी मशीन के 600 पुर्जे बनाने के लिए काम पर लगाए गए। ए ने 2 घंटे और बी ने 5 घंटे काम करके आधा काम समाप्त कर दिया। दोनों मिलकर के 3 घंटे और कार्य किए तो ज्ञात हुआ कि अभी भी कुल भाग का 1/20 कार्य शेष है। तो पूर्ण कार्य को समाप्त करने में ए और बी को क्रमशः कितने घंटे लगेंगे? अब कुछ ऐसा सवाल है, तो इसको करने के लिए आप ये समझिए कि भाई ए जो है वो काम करता है x और बी जो है वो काम करता है y। अब ए कितना काम कर रहा है? 2 घंटे और बी कितना काम कर रहा है? 5 घंटे। जब ये 2 घंटे काम करेगा तो ये 2x प्लस 5y, और ये कितने काम कर ले रहे हैं? 600 पुर्जे बनाने के लिए आधा काम निपटा दे रहे हैं। जब ये आधा काम निपटा दे रहे हैं मतलब 2x प्लस 5y, और 600 का आधा कितना हुआ? 300। हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ में आई पहले इक्वेशन। अब दूसरी बात करते हैं। दोबारा उसने ये कहा कि दोनों मिलकर के 3 घंटे और कार्य किए, तब जब दोनों घंटे मिलकर के 3x प्लस 3y मिलकर के काम करते हैं तब क्या होता है? तब भी अभी भी
कुल कार्य का 1/20 हिस्सा शेष रह गया, मतलब 600 में से इसका अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर? आएगा यहाँ पर 30। अभी भी 30 कार्य शेष रह गया, जबकि 300 तो पहले ही निपटा चुके थे, 300 तो वो पहले ही कर चुके थे। 300 में जब ये पहले ही कर चुके हैं, अब बचा हुआ काम कितना था आपके पास? केवल 300 था। 300 में 30 काम रह गया शेष, तो काम कितना किया इन लोगों ने? केवल 270। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट करिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई उन्होंने आधा काम निपटा दिया, 600 काम था, 300 निपटा दिया, तो बचा कितना? 300। अब वो कह रहा है कि अभी भी 1/20 काम शेष रह गया कुल काम का, तो अभी भी 30 काम जो है शेष रह गया, मतलब कितना उन्होंने निपटाया? 270। 300 में से 30 घटा दिया, 270 बचे। अब देखो, अब इसको फिर या तो x x खत्म कर दे, तो y y खत्म कर दे। तो हम क्या करें कि देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, ऐसा करें कि इसमें 3 का गुणा करा दे और इसमें 2 का गुणा करा दे। जब यहाँ पर कराएंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6x प्लस 3 पचे 15y बराबर 3 त्रिकाई 900। कितना आएगा? 900। और यहाँ बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर कितना दिया हुआ है? 540। 540 कैसे? 270 का 2 गुना 540। अब इसको जब घटा देंगे तो देखेंगे ये माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ से ये चला गया, बचा कितना? 9y बचा। और यही 9y यहाँ पर कितना आया भाई? देखो ये हो गया आपका 360। अब ये 360 हो गया तो y बराबर आपका कितना निकल के आ गया? 40। देखो y बराबर कितना निकल के आ गया? 40। y का कार्य क्षमता कितनी है? 40 की है। अब इसी प्रकार से जब y की 40 की है तो क्या x की नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर y की जगह मान रख दे। अगर y की जगह मैं यहाँ पर 40 रख दूंगा तो 4 5 20, 200 चला जाएगा। 300 में 200 काम इसने कर लिया, तो x कितना कर पाया? 100। लेकिन यहाँ पर 2x लिखा है तो x बराबर 50 काम कौन कर पाया? x कर पाया। मैंने डायरेक्ट कर लीजिए, आप इक्वेशन में रख लीजिएगा तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब देखो इनकी कार्य करने की क्षमता निकल आई। अब देखो कह क्या रहा है कि a और b क्रमशः कितने घंटे में काम पूरा कर लेंगे, मतलब अलग अलग। काम कितना था? 600। काम कितना था? 600। 600 में एक 40 काम कर रहा है और 600 में एक कितना काम कर रहा है? 50। जब ये 50 काम कर रहा है तो ये कितना काम कर पाएगा? ये जब 50 काम कर रहा है तो आप बोलेंगे सर ये आपका 12 घंटे काम करेगा, और ये कितने घंटे काम करेगा? 15 घंटे काम करेगा। ठीक है, तो 15 घंटे और 12 घंटे, यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोलो समझे या नहीं समझे? है ना बढ़िया सवाल? समझ में आया? चलो अगले सवाल में पढ़े। एक लकड़ी का एक फाटक समलंब चतुर्भुज के आकार का है। मतलब समलंब जानते हो कैसा होता है? समलंब देखा है? कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए ये वाला कलर हटा देता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ओहो, ये देखिए, कुछ ऐसा देखा है समलंब? ऐसा होता है। अब पढ़ लो। उसकी समांतर भुजाएं 4.52 और 2.28 मीटर हैं। अब देखो समांतर पैरेलल जो साइड्स दी हुई हैं वो कितनी दी हुई हैं? 2.28 और 4.52। ठीक, उनके बीच की दूरी मतलब उनकी हाइट दी हुई है। हाइट कितनी दी हुई है? हाइट दी हुई है आपको, इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो आपको दी है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर, सारी वैल्यू किसमें? मीटर में है। यदि लकड़ी का भाव 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो फाटक में लकड़ी का मूल्य कितना होगा? अब देखो, अगर हमें लकड़ी का मूल्य ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए। इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है? इसके एरिया का फार्मूला होता है सर 1/2 दोनों भुजाओं का योग। दोनों भुजाओं का कितना? 4.52 प्लस 2.28 इंटू ये क्या लिखा हुआ है? ये आपकी लिखी हुई है हाइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसी तरह से हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो 8 2 10 की 2 हासिल लगा 1 और 5 2 7 1 8 और यहाँ पर होगा 4 2 6। ठीक, इंटू यहाँ पर क्या लिखा? 1.2। अब इसको आप डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 3.4, मतलब 3.4 गुणे 1.2। ठीक, तो अब इसमें क्या लिखा हुआ? ये इससे आपका क्या निकल के आएगा सर? कुछ एरिया निकल के आएगा। इससे एरिया तो निकल के आएगा, लेकिन आपको इसने ये भी कहा है कि भाव 100 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर है।
क्या वर्ग है, तो क्या हम इसमें 100 का गुणा नहीं कर सकते हैं? आप बोलेंगे कर दीजिए। तो ये 100 का गुणा करने में ये दशमलव दोनों खत्म हो जाएंगे और गुणा हो जाएगा। तो 12 चौक 48 की 8, हासिल लगा 4, 12 3 36, 36 4 40, 480 रुपये है कहीं ऑप्शन में। ये समझे कि नहीं समझे? हमने क्या किया, एक समलंब के आकार का जो फाटक था, हमने क्या किया कि इसका एरिया निकाला और प्रति वर्ग में आपको 100 रुपये लग रहा है, तो आपने निकाल लिया कि आपको 408 रुपये लगेगा। समझ रहे हो? अगला, पी और क्यू दो ऐसे वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। पी क्यू 17 सेंटीमीटर है। आर एक अन्य वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या x सेंटीमीटर है, जो कि उपयुक्त वृत्तों को बाहर से स्पर्श करता है। तदनुसार पी क्यू आर 90 डिग्री हो तो x का मान कितना होगा? एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए सभी। अंकित शॉर्ट बना लो इसका, शॉर्ट बना लो इसका। देखोगे इसको किस प्रकार से करेंगे। उसने कहा है कि पी क्यू आर, पी तथा क्यू दो वृत्तों के केंद्र हैं। मान लीजिए कोई दो वृत्त हैं। अब दो वृत्त किस प्रकार हैं ऐसे समझिए, एक वृत्त आपका कुछ ऐसा है, एक वृत्त कुछ आपका ऐसा है, ठीक। अब एक वृत्त कुछ आपका ऐसा है, एक वृत्त कुछ आपका ऐसा है। पी तथा क्यू ऐसे वृत्तों के केंद्र है। अब इनके केंद्र क्या है? अगर मैं इसका एक केंद्र मान लूँ ये, इसका एक केंद्र मान लूँ कुछ ये, इसका एक केंद्र का नाम है पी, इसका एक केंद्र का नाम है क्यू, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर है, ठीक है। इनकी त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं इनकी रेडियस की बात करूं तो इनकी रेडियस कितनी है? एक है 9 सेंटीमीटर, देखते हैं, ये आपकी 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये आपकी 2 सेंटीमीटर। ये आपकी कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर, और ये आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 9 सेंटीमीटर हो गया और ये 2 सेंटीमीटर हो गया, और पी और क्यू टोटल 17 है, कहने का मतलब ये पी और क्यू टोटल अगर पूरी बड़ी वाली लाइन ले लूं मैं, इसको भी पूरी मिला दूं यहां से यहां तक, ये आपकी टोटल कितनी दी हुई है? ये आपकी जो टोटल यहां से यहां तक पी और क्यू दी हुई है, आपको दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, इतनी दी हुई है, ठीक। अब क्या हुआ, एक आर एक अन्य वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या x सेंटीमीटर है, जो उपयुक्त दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श करता है। मतलब एक वृत्त और बनाइए। अब सर फिर एक समस्या आ गई, एक क्या करना है, फिर से हमें क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। अब इस बार इस वृत्त का क्या रोल रहा? ये जो वृत्त है इसका नाम क्या है? इसके केंद्र का नाम है आर। क्या नाम है इसके केंद्र का? इसके केंद्र का नाम है आर, और इसकी त्रिज्या हमें दी गई है। इसकी त्रिज्या हमें कितनी दी गई है? x सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? x सेंटीमीटर। ये x है, ये भी x है। ये कहानी है कुछ। ये बात समझ में आया? एक दूसरा वृत्त था जो इन दोनों को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा था। तदनुसार कोण पी आर क्यू, मतलब इसको मिला दीजिए आप। अब इसको मिला दीजिए, ऐसे मिलाएंगे, देखेंगे ये पी आर क्यू, ये जो एंगल आपको दिया गया है, ये कितना दिया गया है आपको? 90 डिग्री। बस अब यही कहानी खत्म हो गई सर। जैसे इसने 90 डिग्री दे दिया ना, और ये 17 सेंटीमीटर दे दिया ना, तो क्या आपको कोई ट्रिपलेट याद आ रही है? क्या आपको कोई ट्रिपलेट याद आ रही है? मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया ना फर्स्ट वीडियो में। क्या थी ट्रिपलेट? याद की कि नहीं? कौन कौन सी? एक मैंने बताई थी 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 20 21 29, 12 35 37। कुछ ट्रिपलेट आपको याद कराई थी। इसमें से देखो,
ये 17 सेंटीमीटर स्पष्ट रूप से सामने की दोनों भुजाएं मिल गई। ये वाली भुजा आपको 17 सेंटीमीटर मिल गई। कर्ण सामने वाली भुजा होती है, जब ये 17 हो गई तो एक कौन सी रह जाएगी, एक होगी 8, एक होगी 15। तो पक्का इनमें से ये वाली होगी 8 आपकी, और ये वाली आपकी कितनी होगी सर, ये आपकी कितनी होगी, ये आपकी निश्चित होगी 15। कितनी होगी, 15। इसको ब्लैक से कर देते हैं। कितनी होगी ये होगी 15। अब देखो ये आपकी 8 मिल गई और ये आपकी कितनी मिल गई, 15, और ये क्या हो गई 17। अब बात समझना क्या है कि देखो यहां से यहां तक तो ये कितना था, 9 सेंटीमीटर था। यहां से यहां तक जितना ब्लैक है ये कितना था, ये था आपका 9 सेंटीमीटर, और टोटल भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो ये बचा हुआ आपको नहीं पता चल जाएगा 6 सेंटीमीटर, पता चलेगा नहीं पता चलेगा। या फिर इससे ले लो भाई, ये जो नीला पार्ट है कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो बचा हुआ 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा 8 था। तो हम कह सकते हैं सर, हम क्या कह सकते हैं कि 15 में से अगर 9 चला जाएगा तो 6 सेंटीमीटर स्पष्ट रूप से इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। एक दो सवाल आपको इस प्रकार से भी दे सकता है, जो कि होता कुछ है नहीं इनमें, बस दिखावटी होता है। इनको हम आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगता है बस। बोलो समझ में आया, नहीं समझ में आया? बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को। अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। और ये जो सवाल था ना, ट्रिपलेट बेस्ड था। अगर ट्रिपलेट आती है तब तो आपने कर लिया, नहीं तो बहुत बड़ा फंस जाता। सॉरी। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यार भाई ये मक्खी को हटाओ यार, बीच में पूरा वीडियो खराब कर दे रही है। देखो, एक समचतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज कैसा होता है, तो समचतुर्भुज के लिए आप समझिए, समचतुर्भुज कुछ ऐसा होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है? और जिनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं। खैर ये तो बात हो गई समझने की। लेकिन अब आपको दिया हुआ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, ठीक है, स्क्वायर है, और उसमें से एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार दूसरे विकर्ण का परिमाप बताइए, समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। अब एक विकर्ण उसने कितना दे दिया है आपको, एक विकर्ण आपको दिया है सर 24 सेंटीमीटर। अब आपको जब एक विकर्ण उसने 24 दे दिया, मान लेते हैं ये 24 था आपका, ठीक है, ये क्या था आपका, 24 सेंटीमीटर का एक विकर्ण था। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। एक विकर्ण आपको कितना दिया हुआ है, 24, दूसरा नहीं पता x मान लो, डिवाइडेड बाई 2। आपको कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है सर, 216। कितना दिया हुआ है, 216, ठीक है। इसको आप ऐसा कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, तो आप कह सकते हैं x बराबर आपका होगा 216 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 24। 12 दूनी 24, 12 का नम 12, बचा यहाँ पर 9, 12 8 96, 2 से 2 चला गया, मतलब x बराबर आपका कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब समझने वाली बात क्या हुई, समझने वाली बात कुछ ऐसी हुई कि देखो ये पूरा विकर्ण 18 है तो आधा आधा होगा, तो ये 9 पार्ट होगा, ये भी 9 में होगा कि नहीं होगा भाई। टोटल 18 निकाला एक विकर्ण, दूसरा कितना दिया है 24, तो भाई इधर का 12 इधर का 12, हुआ कि नहीं हुआ? अरे इतना बात समझे, ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 12, और ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। मैंने बताया था विकर्ण आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब देखो कोई ट्रिपलेट बन रही है क्या, ये बन रही है क्या, आप बोलेंगे 9 12 15, किसकी ट्रिपलेट है ये, 3 4 5 की है, 3 4 5 की। इसमें भी इसने 3 का गुणा कर दिया है, इसमें भी 3 का गुणा कर दिया, तो इसमें भी करना पड़ेगा। 3 त्रिकाई 9 और 3 चौको 12 और 3 पचे 15। कहने का मतलब देखो 9 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। जब ये 15 है तो ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। और ये कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपका ऑप्शन सी, जो कि क्या है, बिल्कुल सही। बोलो समझे?
था कुछ इसमें? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक, अगला सवाल देखो। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघला करके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाल दिया गया है। तदनुसार इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी? अब देखो किस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा मित्रों। थोड़ा सा एक समस्या हो गई थी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कुछ ऐसा कि सर यहाँ पर हमें क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्या बनाने के लिए, एक वृत्त बनाने की बात कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघला करके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाला गया। मतलब इसी से ही हमें क्या करना है, छोटे छोटे शंकु बनाने हैं इसी से ही, ऐसे करके। अब चाहे जैसे बने, अब इसी से ही क्या बनने हैं, शंकु बनने हैं। लेकिन इसकी आपको क्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई कितनी। अब इसका आयतन कितना होता है, इसका आयतन आप बोलेंगे कि सर इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है, गोले का वॉल्यूम कितना दिया होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से टोटल इसका वॉल्यूम निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। अब जितने भी यहां पर शंकु दिए होंगे उसका जो वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है सर, तो हम क्या करें, डिवाइड कर दें इसको किसके, शंकु के वॉल्यूम। शंकु कितना होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा कुछ होता है। आप बोलेंगे हाँ होता है। अच्छा, अब इसकी रेडियस कितनी दी हुई थी आपको, इसकी रेडियस आपको दी गई है, कितनी दी गई सर इसकी रेडियस, इसकी दी है आपको 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात करते हैं अगर शंकु की, तो उसकी रेडियस कितनी दी हुई है। इसको आप इस प्रकार से बनाइए कुछ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया शंकु। ठीक, इसकी क्या रेडियस दी हुई है, इसकी जो रेडियस आपको दी गई है वो दी गई है आपको 3.5 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3.5 और हाइट कितनी दी हुई है 3। क्लियर हो, हाइट कितनी दी हुई 3 सेंटीमीटर। तो अब इससे भी हम निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसको इस प्रकार से निकालेंगे कि 3 से तो पहली चीज तो 3 चला गया, पाई से पाई चला गया। ठीक है, 4 की जगह 4 हो गया। इस आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, इस आर की वैल्यू दी हुई है 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5। और यहाँ पर देखेंगे इसकी कितनी दी हुई है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। ठीक है, इसको 35 तियाँ 105, 35 तियाँ 105, 3 से ये 3 चला गया, बचा क्या आपके पास, बचा आपका 10.5 गुणे 3 गुणे 4। इसका क्या किया हमने, आपस में गुणा किया। गुणा करके देखा तो सबसे पहले इसको 4 से गुणा कर दो, 4 5 20 के 0 हासिल लगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 9 4, 42 गुणे 3, जो कि आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 126। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझे, समझ में आया या नहीं आया। ये मक्खी परेशान कर रही है तो माइंड नहीं करेंगे इस बात को। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया है 4 tan स्क्वायर प्लस 9 cot स्क्वायर का न्यूनतम मान। आप जानते हैं मैक्सिमा मिनिमा का है दिया हुआ है क्वेश्चन। आप जानते हैं a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है √2, और यहाँ पर होता है a और b। ठीक है, अब a और b की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट इसको करते हैं, 2 की जगह 2, और a और b की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4 और 9, जिससे आपका 2, 4 से 2 निकला, 9 से 3 निकला, और आपका कितना हुआ 3 दूनी 6 दूनी 12। तो आपका कितना आ जाएगा 12। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लिखा है sin 7x प्लस cos 11x sin 7x इज इक्वल टू cos 11x
तो दिया हुआ है tan 9x और प्लस cot 9x की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि अगर मैं sin 7x को ऐसे ही रहने दो और cos 11x को sin में कन्वर्ट कर लूं तो यहाँ पर sin 90 माइनस 11x हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ ये तो करते ही चले आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो साइन से साइन को क्या कर लो, कंपेयर कर लो, साइन से साइन को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर 7x इज इक्वल टू 90 माइनस 11x बचा, ये इधर आ जाएगा तो 18x इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका निकलेगा 5, क्योंकि 18 पंच क्या होता है 90 होता है। x इज इक्वल टू कितना निकला 5। अब वही वैल्यू पुट कर दो x की यहाँ पर। तो क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है tan 9x प्लस cot 9x। अब देखो tan की जगह tan हो गया, 9 की जगह 9, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, प्लस cot की जगह cot हो गया, 9 की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 5। आपका आया tan 45 प्लस cot 45, दोनों की वैल्यू का मान होता है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका आएगा 2। यही क्या हो जाएगा सर आंसर। बात समझे या नहीं समझे? आपको सभी सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सभी को जय हिंद, जय भारत।